हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सॉरी फॉर लास्ट 2 days. One of the day some guest has arise in my house, and the other day I was ill. Okay, so that's why I didn't create any video for those 2 days. So don't worry, I will be compensating in this video as well as in the other video, which will be both of the video will be coming together, and the combined duration of both the videos will be of at least 2 hours. Okay, so now we will be continuing with physics. Okay, so as you guys know, we were doing wave optics, and we have completed till that is the nature of a point on a screen, and we have derived the equation for a point that should be a bright and a point that should be a dark. Okay, now first let me discuss conditions for for conditions for condition for obtaining condition for obtaining well defined and steady interference पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको पता होगा स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न आता था वो किस तरह से आता था। देखिए इस तरह से, जैसे ये स्क्रीन है तो यहाँ पे क्या होता था, ब्राइट बैंड, फिर क्या आता था डार्क बैंड, फिर क्या आता था ब्राइट बैंड, फिर क्या आता था डार्क बैंड। ठीक है, इसी तरह से फिर ब्राइट और डार्क की अल्टरनेटिव आता था। अगर हमें क्या चाहिए, जो ब्राइट बैंड है वो एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए और जो डार्क बैंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए। अगर हमें एक अच्छा पैटर्न मतलब ऑब्जर्व करना है कि बहुत क्लियरली हमें ब्राइट बैंड डार्क बैंड अच्छे से दिखाई दे, तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें रखनी पड़ती हैं। सो कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। फर्स्ट कंडीशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, द two sources should be coherent तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपको एक वेल डिफाइन अगर स्टडी पैटर्न चाहिए तो आपकी जो टू सोर्सेज हैं और द टू सोर्सेज हैं लाइट की, वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूँ पहले। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेज किसको बोलते हैं, पहले वो मैं आपको समझा दूँ, फिर ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज का सिंपल डेफिनेशन है। कोहेरेंट सोर्सेज का जो डेफिनेशन है वो बड़ा सिंपल है, और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। टू सोर्सेज which emits wave of the same frequency having a constant phase difference independent of time are called कोहेरेंट सोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो सोर्सेस हैं, दो लाइट आ रही हैं। एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, इस तरह से आपको पता है इस तरह से आती है, और ये दूसरी रे यहाँ से आ रही है। ये जो दोनों रे हैं ये इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी चाहिए, n। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, द नंबर ऑफ़ वेव्स इमिट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स इमिट होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर एक सेकेंड में यहाँ पे 10 वेव इमिट हो रही हैं तो यहाँ पे भी एक सेकेंड में 10 वेव ही इमिट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम।
ओके, हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो ऐसा हो कि दोनों में फेज डिफरेंस हो ही नहीं, फेज डिफरेंस कितना हो, 0, तो वो भी चल जाएगा। या फिर अगर फेज डिफरेंस है तो हमेशा उतना ही रहे, फेज डिफरेंस कभी बढ़ना और कम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी सपोज करें दोनों वेव में फेज डिफरेंस है π/2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो हमेशा ये कितने भी आगे चले जाएं, इनका फेज डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 90 का ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं पे आगे जाने पे फेज डिफरेंस बढ़ जाए, कभी कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ फेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनके अंदर जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोहेरेंट सोर्सेज। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गया। इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, जो दोनों लाइट की सोर्सेज हैं वो कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। और कोहेरेंट का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, टू सोर्सेज विच इमिट्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन से डील करते हैं। अगर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन है आपकी, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब भी आपको जानते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, ऐसी लाइट जो जिसके पास एक सिंगल वेवलेंथ हो या सिंगल कलर की बनी हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। करेक्ट। तो जो दोनों लाइट आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, दोनों लाइटें आएंगी, वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, क्यों मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, आप ये जानते हैं कि x इक्वल टू दैट इज़ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे जो लैम्डा है वो एक सिंगल लैम्डा है। तो अगर ऐसा हुआ आपके पास कि ये वाली लाइट वेव है, इसके पास ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो इसके पास बहुत सारी वेवलेंथ हो जाएंगी। तो आप जान सकते हैं कि आपके पास फिर एक फ्रिंज विड्थ नहीं बनेगी, ऐसी बहुत सारी फ्रिंजेस बन जाएंगी और सब एक दूसरे से ओवरलैप्स कर लेंगी, तो आपको एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगा। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे अभी सपोज़ करें जो लाइट आ रही है, जैसे अभी हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। हर एक कलर का खुद का एक वेवलेंथ होता है। जैसे लैम्डा, हम उसको नाम दें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ऐसे कितने लैम्डा हो सकते हैं, 7 लैम्डास हो सकते हैं ना। तो अगर x1 निकालें तो आपको पता है क्या मिलेगा, लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, x2 ऐसे लैम्डा 2 कैपिटल। तो ऐसे मतलब बहुत सारी मतलब फ्रिंजेस आपको दिखने मिलेंगे, एक के ऊपर एक, और ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से आपको एक अच्छा सा मतलब जैसे यहाँ पे पैटर्न मिल रहा था ना, एकदम अच्छे से एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, ऐसा नहीं दिखेगा। तो याद रखना है आपको कि कभी भी जो आप यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस में, जो लाइट आपको लेनी है वो हमेशा मोनोक्रोमेटिक लेनी है, मतलब ऐसी लाइट जिसके पास सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, तो आपको एकदम स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। चलिए तीसरी कंडीशन की तो और चलते हैं। जो तीसरी कंडीशन है, आपको अगर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है तो द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। तो जो तीसरी कंडीशन है वो देखते हैं हम लोग। द टू इंटरफेरिंग वेव्स light interfering waves must have the same amplitude। ओके, इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस पे वापस चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है, जैसे मैं आपको समझाऊँ कि ये एक वेव है आपके पास, सपोज़ करें। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा रिकॉल करें तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। चलिए एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from its main position।
ये इसका डेफिनेशन है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आप जानते हैं कि हर एक वेव बनती कैसी है, पार्टिकल के ऑसिलेशन से। पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो एक वेव बनती है, करेक्ट। तो अब देखें यहाँ पे ये वाला पार्टिकल इतना ही उठा है, ये वाला पार्टिकल इतना उठा है, ये वाला पार्टिकल इतना उठा है, ये वाले पार्टिकल आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा उठा है, दिख रहा है। फिर उसके बाद ये वाला कम उठा है, ये वाला और कम उठा है, ये वाला तो उठा ही नहीं है। तो अगर आप इस क्रस्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल, जो वाला पार्टिकल जिसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया है वो ये है। तो इसको ही हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। तो इसको एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर आप ट्रफ की बात करें तो देखिए ये वाला पार्टिकल इतना उठा है, ये वाला पार्टिकल इतना उठा है, ये वाले पार्टिकल ने सबसे ज़्यादा उठा है, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये भी कैपिटल है। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो इस तरह से ये वेव है हमारे पास, इसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, इसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके ऊपर हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो आप जानते हैं क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आना चाहिए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आना चाहिए। तो एक दूसरी वेव भी मैं बना लेता हूँ जो इसके ऊपर ही इस तरह से है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोनों वेव्स को मैंने क्या कर लिया, सेम एम्पलीट्यूड का मान लिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्टिकल था इसको पहली वाली वेव कितना उठाना चाहती थी, कैपिटल ए डिस्टेंस उठाना चाहती थी। अच्छा, जो दूसरी वेव है वो भी ऊपर की तरफ ही उठाना चाहती है, और कितना डिस्टेंस पे उठाना चाहती है, कैपिटल ए। तो अब जब ये इंटरफेरेंस के बाद आपको जो नई वेव दिखेगी, ये वाला पार्टिकल अब कितना उठेगा, पहली वाली वेव भी ए उठाना चाहती थी, दूसरी वाली वेव भी ए उठाना चाहती थी, तो ये पार्टिकल अब जो है टोटल कितना उठेगा, a प्लस ए 2a उठेगा। 2a क्यों उठा वो आपको समझ में आया? क्योंकि देखिए पहली वाली वेव जो थी वो भी a इसको ऊपर उठाना चाहती थी, और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड भी कितना था, a, तो वो भी a ही उठाना चाहती, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। तो ये जो पार्टिकल है इसका ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ वो 2a हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? अब देखिए आप ध्यान से। अब अगर हम, ठीक है, तो ये वाला जो आपको अगर ये पता हो इंटेंसिटी, तो याद रखिएगा जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है ग्लो करना, ठीक है। सिंपली बोलें तो ग्लोइंग पावर, जो जितनी ज़्यादा ग्लो करता है उसकी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। जैसे आपके घर में अगर बात करें, एक ट्यूबलाइट है और एक नाइट बल्ब है, तो आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा रोशनी देता है। ऑब्वियसली ट्यूबलाइट जो होती है ज़्यादा रोशनी देती है, तो मतलब ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट बल्ब, ठीक है। तो इंटेंसिटी मतलब जो जितनी ज़्यादा रोशनी देता है उसकी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। रोशनी को ही इंटेंसिटी बोलते हैं, जितनी ज़्यादा रोशनी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितनी कम रोशनी उतनी कम इंटेंसिटी। तो यह हमेशा आप याद रखेंगे कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, उतनी ज़्यादा रोशनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले केस में ए उठा था, ठीक है, लेकिन जब इंटरफेरेंस के बाद अब कितना उठ रहा है, 2a उठ रहा है, तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। इसलिए अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पॉइंट होता है वो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, रोशनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अच्छा, सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो अगेन ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि क्रस्ट के नीचे क्या आना चाहिए, ट्रफ आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बना लें इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, a, मैंने सेम एम्पलीट्यूड दिए हैं दोनों वेव के। तो अब देखिए ये वाले पॉइंट की क्या हालत होगी। ये वाली जो वेव थी ये इसको ऊपर उठाना चाहती थी, कितना डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस से, और ये वाली वेव इसको नीचे गिराना चाहती है, कितने डिस्टेंस से, a डिस्टेंस पे। दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है। तो अब ये जो पार्टिकल है ये कितना उठेगा, ये a माइनस ए अगर आप करेंगे तो 0 होगा। क्यों? देखिए ये ऊपर की तरफ उठाना चाहती है, नीचे की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a माइनस ए विल बी 0। तो ये पार्टिकल अपनी जगह से उठेगा ही नहीं, मतलब इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा 0। ये पार्टिकल उठेगा ही नहीं। अच्छा बताइए, अगर इसका एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है तो इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 0। इसलिए ये पॉइंट क्या होता है, मतलब इंटेंसिटी 0 मतलब कि वो पॉइंट पे कोई रोशनी नहीं होगी, वो पॉइंट कम्प्लीटली डार्क होगा, ठीक है। इसलिए देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डार्क पॉइंट बनते हैं वो क्यों बनते हैं,
जो उन पर इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं ये दोनों एम्पलीट्यूड वेव के सेम नहीं लेता, ठीक है, जैसे मैं इस एम्पलीट्यूड, ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 ले लेता और ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 ले लेता, तो बताइए A1 माइनस A2 ज़ीरो आता? कभी नहीं आता, क्योंकि अगर दोनों इक्वल नहीं, जैसे A1 हो जाता 7 और A2 में ले लेता 5, तो 7 माइनस 5 कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, मतलब कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड आता, और एम्पलीट्यूड आता तो इंटेंसिटी, मतलब वो पॉइंट कम्प्लीटली डार्क नहीं होता। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो डार्क पॉइंट हो बिल्कुल डार्क हो, जहाँ पे रोशनी ना हो, और जो ब्राइट पॉइंट हो वो एकदम ब्राइट हो। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इंटरफेरेंस चाहते हैं, स्टडी इंटरफेरेंस चाहते हैं, तो दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो आपको सेम लेना होता है, ताकि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो A माइनस A, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाए? ज़ीरो, और वो पॉइंट हमेशा कम्प्लीटली डार्क बने। तो इसलिए ज़रूरी है कि द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन थी। चलिए अभी फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो चौथी कंडीशन जो होनी चाहिए, द सेपरेशन between the two slits must be small in comparison to the distance between the plane containing the slits and the observing screen। ओके, सो ये है जो फोर्थ कंडीशन जो होनी चाहिए, जो फुलफिल होगी तो आपको स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है x, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये होता है। यहाँ पे आप सब जानते हैं लैम्डा का मतलब तो होता है वेवलेंथ, कैपिटल D मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह से हमने दो स्लिट्स बनाई थी और ये स्क्रीन थी। तो ये जो दो स्लिट्स होती हैं, ये दो स्लिट्स, इसके बीच में और स्क्रीन के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसको कैपिटल D बोलते हैं, करेक्ट। और स्मॉल d क्या होता था? सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब जो दो सोर्सेज हैं इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है इसको बोलते थे स्मॉल d। अगर आपको रिकॉल करना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कैपिटल D होता क्या है? ये जो सोर्सेस या स्लिट्स आप बोल सकते हो, इनके बीच का और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल D बोलते हैं। और स्मॉल d क्या होता है कि दो सोर्सेस या दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल d बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए, अगर मुझे x फ्रिंज विड्थ काफ़ी बड़ी चाहिए, चौड़ी चाहिए, जैसे मुझे एक यहाँ पे एक ये ब्राइट बैंड है, दूसरा यहाँ बने, मुझे काफ़ी बड़ी चाहिए फ्रिंज विड्थ, ये होती है ना फ्रिंज विड्थ, दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो x मुझे काफ़ी चौड़ी चाहिए ताकि मुझे सब बड़ा बड़ा दिखे अच्छे से, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे आप देख रहे हैं x और d में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितना बड़ा d होगा उतना ही बड़ा x भी होगा। और d और स्मॉल d और x में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो जितना छोटा d होगा उतना ही बड़ा x होगा। तो आप सिंपल सी बात है, यही पॉइंट ये बोल रहा है कि जो कैपिटल D है दैट इज़ स्लिट्स और जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो एज़ लार्ज एज़ पॉसिबल होना चाहिए, और स्मॉल d जो है सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स वो एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए। बस यही इस पॉइंट का कहना है, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज दैट इज स्मॉल d must be small in comparison to the distance between the plane containing the slits and the observing screen। मतलब कैपिटल D जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है और स्मॉल d जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। क्यों? कैपिटल D बड़ा हो स्मॉल d छोटा हो तो x भी आपको क्या मिलेगा? एकदम बड़ा मिलेगा, तो आपको अच्छे से सब बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ब्राइट बैंड भी मतलब फ्रिंज विड्थ काफ़ी बड़ी मिलेगी। तो ये फोर्थ पॉइंट का कहना था। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ कंडीशन जो होनी चाहिए,
The two slits should be narrow. The two slits should be narrow. इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि ये मैंने क्या ली थी, स्लिट्स बनाई थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, करेक्ट, ओके। और ये स्क्रीन थी। तो यंग्स ने एक्चुअल में मालूम में क्या किया था, ये पिन होल बनाया था। पिन होल मतलब जैसे एक कार्डबोर्ड लिया और ये पेन की निब से उसमें होल कर दिया, तो उसको बोलते हैं पिन होल। तो ये क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको बड़ा बड़ा बना दें, ये जो स्लिट्स है मतलब इसको गैप को ज़्यादा बड़ा बड़ा कर दें। क्यों, अगर आप इस गैप को ज़्यादा, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, करेक्ट, स्क्रीन के ऊपर। हमने क्या माना था कि यहाँ से एक वेव आ रही है और यहाँ से दूसरी वेव आ रही थी और दोनों वेव यहाँ पे आके इंटरफेयर कर रही थी। और फिर हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन थी, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या थी। तो हमने गैस ये किया था कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ही वेव आएगी और इस पॉइंट से भी सिर्फ एक ही आएगी। अगर आप ये जो स्लिट्स हैं, जो छोटी छोटी स्लिट्स हैं, इसको आप बड़ा बड़ा अगर बना दें, जैसे आपने इस तरह से अगर बना दिया, देखिए ज़रा, ठीक है, ये गैप देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको। तो अब देखिए यहाँ से आप ये एज्यूम नहीं कर सकते सिर्फ एक ही वेव आएगी। अब यहाँ से आप 2 वेव भी जा सकती हैं, 3 भी, बहुत सारी वेव्स चली जाएंगी, यहाँ से भी बहुत सारी वेव जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होना, प्लस सेल्फ इंटरफेरेंस होना लगेगा। सेल्फ इंटरफेरेंस मतलब अब यहाँ से वेव नहीं भी आएगी ना, तो इन लोग आपस में इंटरफेरेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ से देखिए 2 वेव जा रही हैं, करेक्ट, तो इन लोग आपस में इंटरफेरेंस करके यहाँ पे सारा काम बिगाड़ देंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही वेव जाए, दूसरी वेव यहाँ से आए, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्लिट्स हैं ये हमेशा जितनी नैरो आप बना सकते हो उतनी नैरो बनाओ, ताकि आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एकदम अच्छे से दिखाई दे। तो ये था आपका 5th कंडीशन, द 2 स्लिट्स शुड बी नैरो एज मच एज पॉसिबल। और लास्ट कंडीशन, 6th कंडीशन जो है स्टडी इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए, वो ये है, द टू सोर्सेस should be in the same state of polarization। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें हम पोलराइज लाइट यूज़ नहीं करते हैं, याद रखिएगा, इसमें पोलराइज लाइट को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सी लाइट को यूज़ करते थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे अगर आप पोलराइज लाइट यूज़ करना चाहें मोनोक्रोमेटिक लाइट के ज़रिए, ओबियसली पोलराइज लाइट भी आपको कैसे लेनी है, जो मोनोक्रोमेटिक हो। पोलराइजेशन मैंने आपको समझाया ही था कि बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं अलग अलग फील्ड में। पोलराइज लाइट किसको बोलते हैं, जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेंगे सारे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को बोलते हैं पोलराइज लाइट। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपने एक पोलराइज लाइट यहाँ से आ रही है और उसका जो वाइब्रेशन है ऐसा है, मतलब इस प्लेन में है, तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो भी पोलराइज होनी चाहिए और उसके अंदर भी जो फील्ड के वाइब्रेशन है वो सेम प्लेन में होने चाहिए। मतलब जैसे ये वाले ऐसे थे तो इसका वाइब्रेशन भी सेम डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तभी आपको इंटरफेरेंस देखने मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पे ये पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज है, लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन है वो अलग डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और इसमें ऐसे मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। द टू सोर्सेज शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है, ये आपके बियॉन्ड द स्कोप है, ठीक है। आपकी बुक में मतलब लिख के दिया है, अगर आप खोल के देखें तो आपको बोला है कि बियॉन्ड द स्कोप, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ पॉइंट याद रख लेना है। तो ये थी कुछ कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी होती हैं कि जब कभी भी आपको स्टडी इंटरफेरेंस चाहिए। चलिए अभी देखते हैं व्हाट विल हैपन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट during interference of light waves। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, व्हाट विल हैपन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स।
तो आप ये जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दैट इज़ आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज़ करते हैं ये आपके पास एक वेव है जो इसका ऐसे जा रही है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी है कैपिटल ए, इसकी इंटेंसिटी भी कितनी है, ओ सॉरी, इसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए इस वेव का। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी वेव है। ठीक है, ये भी इस तरह से जा रही थी। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो उससे भी मतलब नहीं रखते। इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है, कैपिटल है। दोनों का इंटरफेरेंस, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस कराऊँ तो आप जानते हैं कि जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा किसी भी पॉइंट का, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो y इज़ इक्वल टू क्या होगा, a प्लस ए, दैट इज़ 2a इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन द केस ऑफ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इन दोनों वेव्स का, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा किसी भी पॉइंट का वो a प्लस ए, दैट इज़ 2a हो जाएगा। ओके, तो इस केस में आप जान सकते हैं इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। जो न्यू रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वेव की, आप जानते हैं वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अब एम्पलीट्यूड कितना है, 2a का स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं आई आर मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और 2a तो आपको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो स्क्वायर करिए इसका, बताइए क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। सो आई आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दोनों का अगर रेशियो ले लें आप तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग 2/1। ओके, क्या हो जाएगा, आई आर अपॉन आई इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर गेट कैंसल्ड। सो आई आर इज़ इक्वल टू 4i। तो आपने क्या देखा, जो इंटेंसिटी थी वो 4 टाइम्स हो गई। क्या हो गई, 4 टाइम्स। तो याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा होगा कि जो ब्राइट पॉइंट बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो लाइट की रोशनी से 4 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, जो ब्राइट पॉइंट होगा उसकी इंटेंसिटी लाइट की रोशनी से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आई आर इज़ इक्वल टू 4i। ये किसके केस में था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ़ दे हैव सेम एम्पलीट्यूड। ओके, अच्छा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या होगा, वो तो आप सब मुँह ज़बानी ही बता दोगे। इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने वाला है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका आएगा a माइनस ए। मैंने आपको पहले ही अभी डिस्कस किया था, तो दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज़ 0। और आप जानते हैं जो रिजल्टेंट होगी वो भी क्या होगी, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो 0 हो जाएगी, मतलब वो एकदम कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा। सो ये थी आपकी इंटेंसिटी जो हमने डिस्कस की हैं, व्हाट विल हैपन। तो इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज टू 4 टाइम्स of original intensity, and in the case of destructive interference the resultant intensity will be 0, that is the point will be completely dark, there will be no light at that point. Okay, so this is the case what will happen to intensity of light during interference of light wave. Okay, तो ये तो थी लाइट की इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ठीक है, अभी एक सम पूछा था मुझसे तुषार ने। वो सम मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का था। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर चुके हैं, तो वो सम उसको नहीं आ रहा था, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सम कुछ इस तरह से था। आपको एक मिनट ज़रा मैं निकाल के यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और फिर हम लोग साथ में दे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी सॉल्व करने की ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर वीडियो वापस चालू करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। यस, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, सो सॉरी, ये तो सॉल्यूशन हो गया, या ये क्वेश्चन। ओके, जिस तरह से आप देख सकते हैं
क्या दिख रहा है आपको? आपको एक हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको एक हेक्सागोन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हेक्सागोन है, ये देख सकते हैं एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी, पांचवी, छठी, 6 साइड्स हो गए। और ये डायगोनल है, एक डायगोनल, दो डायगोनल, टोटल उसने मतलब ये 3 डायगोनल बनाए हैं। और हर एक डायगोनल में 2-2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक सेंटर के उस तरफ, एक सेंटर के इस तरफ। इसी तरह से 6 रेजिस्टेंस और यहाँ पे 6, टोटल 12 रेजिस्टेंस है। और इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा इन 12 रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इसको करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हो, देखोगे करंट को, जहाँ जहाँ करंट सेम रहेगा मतलब वो क्या होगा, सीरीज़ जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका जो बहुत आसान है लेकिन उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो ये देखिए ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस हेक्सागोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, देखिए इस तरह से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो 2 इक्वल हाफ बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैंने इस तरह से एक लाइन खींच दी तो आप जानते हैं जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस इतना भी होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है ना, एग्जैक्टली सेम। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींच दूँ तो अगर मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी कितना है, ये R है, तो अगर मैं लाइन खींच दूंगा तो ये R/2 और R/2, R/2 और R/2, एक R/2 इस तरफ आ जाएगा, एक R/2 उस तरफ चलेगा। तो मैं देखिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये डायग्राम को कैसे, ठीक है। सो अगर आप देखें ध्यान से, देखिए यहाँ पे किया भी है सॉल्यूशन में, अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से खींच दी, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन उन्होंने इस तरह से खींच दी। ये रेजिस्टेंस कितना था, पहले R था, करेक्ट। अब ये R क्या हो गया, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। R/2 आधा इस तरफ आ गया लाइन के, R/2 आधा उस तरफ चला गया। इसी तरह से ये वाला रेजिस्टेंस का भी सेम होगा, आधा इस तरफ आ जाएगा, आधा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। सो चलिए यहीं से देख लीजिए, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा, एक R/2 इधर, एक R/2 इधर, एक R/2 इधर, एक R/2 इधर। तो अभी चलिए पहले इस हाफ की बात करते हैं, लाइन के इस तरफ वाले पार्ट की बात करते हैं। ये A से जो स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन के इस तरफ वाले पार्ट की। तो अगर आप देखें, अगर मैं A की बात करूं तो करंट अगर यहाँ से आया, जैसे यहाँ से सपोज़ करें ऐसे करंट आया, तो जब वो A पे पहुँचेगा उसके पास कितने रास्ते होंगे जाने के लिए, बनाना ही पड़ेगा इसको, तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सो इस तरह से था ये डायग्राम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है।
अभी देखिए इस तरह से डायग्राम दिया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी, ADC1 C2G, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे बुक में दिया था मैं उसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी देखेंगे ध्यान से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ लूप ADC1C2A की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस लूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना ये लूप का रेजिस्टेंस होगा उतना ही दूसरी लूप का भी होगा, बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं। तो आप इसका निकाल लीजिए, और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा हेक्सागोन का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से करंट आता है I, ठीक है, तो जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा A पे, तो उसके पास कितने रास्ते हैं जाने के लिए, 3 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता और एक है। जब करंट डिवाइड होता है मतलब वो क्या होता है, पैरेलल में, मतलब ये और ये तीनों क्या हैं, पैरेलल में। तो आप बना लीजिए उसको। ये जैसे A था, तो A से कितने रास्ते हैं करंट को जाने के लिए, सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ये पहला रास्ता हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा रास्ता हो गया, और ये तीसरा रास्ता हो गया। ये तीनों 1 2 3 कितना रेजिस्टेंस है, R। अच्छा अब देखिए, जब ये यहाँ पे जो करंट पहुँचेगा, ये पॉइंट D है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। तो D से भी 2 रास्ते हैं, एक ये रेजिस्टेंस होगा R/2 और दूसरा ये R। तो D से भी 2 रास्ते निकल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा, C है ना, तो यहाँ पे C नाम, इसको आगे यहाँ पे C नाम देते हैं। तो D से भी 2 रास्ते हैं, एक होगा R/2, ठीक है, और जो दूसरा रास्ता है वो कितना है, R है, ठीक है। तो ये R हो गया, इस तरह से देख रहे हैं। D से भी 2 थे ना, एक R/2 और एक R, तो R/2 और R, चाहे तो R/2 ऊपर लिख लें क्योंकि R/2 ऊपर था, और ये आपका R हो गया, ये पॉइंट C हो गया। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे जब पहुँचेगा G पे, तो G से भी 2 रास्ते होंगे, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। तो आप इसको भी यहाँ से भी बना लेंगे, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को अगर आप G नाम दे दें, तो यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस ऐसे जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। ये R/2 और R। तो ये आपका सिंपलीफाई डायग्राम हो गया C तक के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप, D से ये करंट क्या हो रहा है, डिवाइड होगा, 2 रास्ते हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। R और R/2 क्या है, पैरेलल में। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आपने पढ़ा है ना, पैरेलल में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेके प्लस करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस कितना है, 1/R2 और दूसरा 1/R। तो इसको अगर आप ऊपर को भेज दें तो ये 2/R प्लस 1/R, जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 + 1 3/R हो जाएगा, 1/RP। तो RP यहाँ से कितना मिलेगा, R/3 मिल जाएगा, करेक्ट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है R + R/2 का कितना आ गया, दैट इज़ R/3 आएगा। इसी तरह से ये भी R और R/2 है, तो इनका भी कितना आएगा, R/3। तो अभी और सिंपल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का इसके साथ बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट A था, करेक्ट। वापस 3 रेजिस्टेंस मैंने बनाए, ओके। ये 3 रेजिस्टेंस है, अभी तक इनको मैंने कुछ नहीं किया है। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये R/2 और R करे हमने क्या किया, एक रिजल्टेंट फाइंड कर लिया है, और वो कितना आया है, R/3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक आया था, करेक्ट। ये पॉइंट C है हमारा, ओके, और इसका भी रिजल्टेंट कितना आया था, R/3 आया था, करेक्ट। चलिए अच्छा, अब ये तो हो गए। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों और ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज़ में हो गए। सीरीज़ में डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप बताइए क्या आएगा, R + R/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R + R 4R/3 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी 4R। तो अभी और सिंपल बनाते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट A था, करेक्ट। तो ऊपर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट 4R/3, नीचे तो ये तो R ही है, और इधर भी कितना हो जाएगा, 4R/3 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए बड़ा सिंपल होता जा रहा है डायग्राम। ये पॉइंट C है। अब देखिए तीनों कैसे हैं आपस में, ये तीनों ही पैरेलल में है। तो इनका अगर रिजल्टेंट आप फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे, 1/R1, अगेन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, करेक्ट। तो 1/R1, R1 कितना है बताइए, 4R/3, R2 कितना है, 1/R, और R3 कितना है, 1/R
अगेन 4r/3, ठीक है। तो 3/4, 3 तो ऊपर चला जाएगा तो ये 3/4r हो जाएगा, ये 1/r, ये भी कितना होगा 3/4r। तो अगर आप एलसीएम देखें यहाँ पे 4r इसके पास 4 नहीं है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें ताकि डिनोमीटर सबका सेम हो जाए। तो सेम कर लिया हमने डिनोमीटर, तो 1/r पे कितना होगा 3 + 4, ये हो जाएगा 3 + 4 दैट इज़ 7, 7 + 3 10, तो 10/4r हो जाएगा, करेक्ट। तो ये तो 1/rp मिला, हमें क्या चाहिए rp चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दैट इज़ 4r/10। तो 4/10 आप जानते हैं 0.4 होता है, तो रिजल्टेंट जो मिला ए से लेके सी तक का वो 0.4r है, करेक्ट, 0.4r। तो आप यहाँ तक समझ गए कि यहाँ से लेके यहाँ तक सी तक जो पूरा इन सब को सॉल्व करने पे कितना आया 0.4 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें सी टू बी, इसमें भी बराबर पूरा सेम ही सेटअप है, ठीक है। मतलब ये जितना इसका रेजिस्टेंस था उतना इसका भी आएगा, तो इस पार्ट का भी कितना आ जाएगा 0.4 आर ही आ जाएगा। तो हमें तो ए से लेके बी तक निकालना था, तो 0.4 आर प्लस 0.4 आर कितना हो जाएगा 0.4 आर प्लस 0.4 आर दैट इज़ 0.8 आर हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ए से लेके बी तक का, तो उसका आंसर होएगा 0.8 आर। तो द फाइनल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 0.8 आर, तो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तुषार, और बाकी सब बच्चों को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सम था, ये सॉल्व करने के लिए ट्रिकी था। तो यहाँ इसी के साथ आज का फिज़िक्स का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मैथ्स का लेक्चर अभी आने वाला है, ठीक है, चलिए।